जल्दी से लाइव आ जाइए और लाइव को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज आज मैं आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पढ़ाने वाला हूँ और ये वीडियो भाई बड़ी धमाकेदार होने वाली है। मजा आएगा आपको इस वीडियो को देखने में। भाई बात आती है कि परावर्तक दूरदर्शी को काम क्या है इसका। तो बच्चा ये है एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बड़े तो बनाता है बट चमकीले भी बनाता है। बड़े व चमकीले बनाता है। चमकीले क्यों बनाता है अभी हम इसका रीजन आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। खगोलीय दूरदर्शी में आपने पढ़ा था कि दूर स्थित वस्तु को अगर हमें पास में देखना है, बड़ा करके देखना है, तो खगोलीय दूरदर्शी यूज करते हैं। उसी टाइप से परावर्तक दूरदर्शी भी होता है, इसके द्वारा भी दूर स्थित वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है। बट इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बड़े आकार के तो बनते ही बनते हैं बच्चों, वो चमकीले भी बनते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए वाली, ठीक है। चलिए चलिए बच्चा, चलो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। ये भाई इसकी रचना एवं कार्यविधि आप लोग समझ लीजिए। रचना में क्या है मैं यहां पर आपको बनाता जा रहा हूं। ये हमारा एक बड़े आकार का अवतल दर्पण है। चलो मैं, ये क्या है बच्चा, ये M1 जो है ये हमारा एक बड़े आकार का अवतल दर्पण है। क्या है बच्चों, एक बड़े आकार का अवतल दर्पण है। अब इसके सामने ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है ये। अब इसके मुख्य अक्ष पर ये कोई दूर स्थित वस्तु है AB। अब इस दूर स्थित वस्तु से आप इसको बना लीजिए। अब दूर स्थित वस्तु है तो इसलिए मैं इसको डॉटेड दिखा रहा हूं। अब इससे जो किरणें आ रही हैं, ये किरणें देखो ऐसे करके दो किरणें आपको बच्चा दिख रही है। डायग्राम देखते जाइए कैसे मैं बना रहा हूं। आप लोगों को ऐसे ही ये डायग्राम बच्चा बनाना है, ओके। अब ये एक और, ये तो अवतल दर्पण M1 हो गया जो कि बड़े आकार का होता है। अब इसकी मुख्य अक्ष के साथ समतल दर्पण भी रखा होता है जो कि मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है और इसका नाम है समतल दर्पण का M2। अब ये वाली किरण इससे टकराकर यहां पर टकराएगी। देख लीजिए कैसे डायग्राम बता रहा हूं मैं। ये टकरा गई। सेम यहां से जो किरण है बच्चा ये भी यहां पर आके टकराएगी। अब ये वाली किरण थोड़ी सी देखो 45 डिग्री पर ऐसे करके रखा है, तो ये किरण देखो ऐसे करके टकरा कर निकलेगी और ये वाली किरण बच्चा ऐसे करके यहां पर जाएगी। अब ये दोनों किरणें यहां पर काट रही हैं तो ये इसका प्रतिबिंब बन गया भाई ये वाला। इसका नाम है आपका A' B' बन गया। ये जो प्रतिबिंब आपको A' B' दिखा, ये जो प्रतिबिंब है A' B' इस नेत्रिका के लिए, किसके लिए बच्चों, इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, आभासी वस्तु का काम करता है। तो यहां पर हम इसको ऐसे करके दो लाइंस यूं खींच देंगे, ठीक है। आप यूं करके खींच दोगे और अब आप जब इन किरणों को कहीं पीछे लेके जाओगे ना, यहां से ऐसे डैश करके आप लोग इनको पीछे लेके जाइए। जब आप इनको कहीं पीछे लेके जाओगे ना तो आपको ये दोनों किरणें जो है बच्चा ये इस यहां पर जाकर मिलती हुई दिखेंगी। तो यहां से हम इसकी नेत्रिका की ये वाली, ये इसका क्या है बच्चा, अक्ष है। ऐसे करके बना लोगे। यहां से हम इस पर एक लाइन डाल देंगे और यही इस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो अगर हम प्रोसेस देखें तो वही है बच्चों जो हमने अब तक पढ़ रखा है। कोई नया प्रोसेस मैं आप सभी को नहीं बता रहा हूं, उसी टाइप का प्रोसेस है। बच्चे थोड़े डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए ऐसे डायग्राम बना लोगे या हम आपको अलग से बना के समझा दें। है कुछ नहीं इसमें बच्चा, है कुछ नहीं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये रहा एक बड़े आकार का आपका अवतल दर्पण है जिसका नाम है M1, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए कैसे बनाना है अगर आपको बोर्ड में आएगा तो। अब आप इसकी ये मुख्य अक्ष खींच लीजिए। अब ये कोई दूर स्थित वस्तु है बच्चों, इसका नाम क्या है AB, ठीक है। अब यहां से किरणें आएंगी तो आप एक किरण यहां पर टकरा दीजिए, ठीक है। एक किरण आपकी यहां पर टकरा जाएगी। ऐसे करके आप इनको बना दीजिए। अब इस मुख्य अक्ष के साथ यहां पर आपका एक समतल दर्पण रखा हुआ है ये, जिसका नाम है बच्चों M2, जो कि इस मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। अब भाई एक किरण आपकी आएगी यहां टकराएगी, एक किरण आप यहां से टकराकर यहां पर टकराने वाली है और ये वाली जो किरण है बच्चों ये आपकी यहां पर टकराएगी। आप पैमाने से खींचोगे तो आपकी एकदम सीधी लाइन खींचेंगे।
तो ये जब यहां टकराएगी तो भाई ये थोड़ी सी कम रोटेट होगी, और जब ये यहां पर टकराएगी तो थोड़ी सी ये ज्यादा रोटेट होगी, और जहां पर ये दोनों किरणें बच्चा एक दूसरे को काटेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा ये। तो यहां पर आप लोग एक नेत्रिका बना दीजिए ऐसे करके, ठीक है। और आप थोड़ा सा, हम और इसको इधर से खींच लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। भाई डायग्राम थोड़ा सा बना लेना, मेरा थोड़ा चतुर्भुज सा लग रहा है नीचे से, ठीक है। कोई नहीं यार, मेरा ड्राइंग है ना बचपन से थोड़ा सा कमजोर था। मेरी मैडम ने ना कभी मेरे को ज़्यादा नंबर नहीं दिए थे ड्राइंग में, हमेशा वो नंबर काट देती थी और केवल पास लायक ही नंबर देती थी। बोलती थी दिनेश तू केवल ड्राइंग में पास ही होगा, तुझे मैं ज़्यादा नंबर नहीं दूंगी, ठीक है। ये यहाँ पर आके मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। ये हमारी क्या है, आई पीस है। यहाँ से आप इन दोनों किरणों को सीधा कर दोगे, यहाँ पर आपका आई बना होता है, आई आँख, ठीक है। और इन दोनों किरणों को, हमारी ये जो दोनों किरणें हैं बच्चों, इनको हम लोग कहीं पीछे लेके जाएंगे ना, ऐसे करके, ऐसे करके आप इनको पीछे लेके जाइए। तो ये दोनों किरणें आप जब पैमाने से सीधे खींचो ना, अभी हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, तो यहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी, तो ये आपका ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, अब किरण देखो, अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो डायरेक्शन दिखाना जरूरी है बच्चा। तो ये हमारी किरण ऐसे करके गई, ठीक है, ये किरण ऐसे करके गई, फिर यहाँ पर टकरा कर ये ऐसे करके गई, ये आपका ए डैश बी डैश बच्चों बन गया। क्या बन गया, ये ए डैश बी डैश। और ये जो आप देख रहे हो बच्चा, ये आई पीस है आपका, नेत्रिका है। क्या ये आई पीस है आपका, नेत्रिका है। डायग्राम ज्यादा टिपिकल नहीं है, आप आसानी से उसको बना सकते हो। थ्योरी भी बहुत ज्यादा सिंपल है। जिस दूर स्थित वस्तु को देखना होता है, माना कि ए बी हमारी कोई दूर स्थित वस्तु है, इसका जो अवतल दर्पण है M1, इसके सामने आपकी ये दूर स्थित वस्तु है। अब इस दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें पहले अवतल दर्पण से M1 से टकराती हैं, उसके बाद मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर आपका एक समतल दर्पण M2 रखा हुआ है। ये किरणें इससे टकराने के बाद डायरेक्ट इस समतल दर्पण M2 से टकराती हैं, और M2 से टकराकर ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है, ये इस आईपीस के लिए, ये इस नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा बच्चों, आभासी वस्तु का। और नेत्रिका इसका बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है, जो कि हमें आंखों से होकर स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है बच्चा, आप डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। आप इसको ई लिख दीजिए या आईपीएस लिख दीजिए, ये आपका नेत्रिका है, ठीक है। तो थ्योरी आप लोग देखिए, बहुत सिंपल हमने बना रखा है। इसमें एक बड़े आकार का अवतल दर्पण M1 होता है। माना कि AB कोई दूर स्थित वस्तु है, AB से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण M1 से टकराकर 45 डिग्री कोण पर रखे समतल दर्पण M2 पर गिरती हैं। M2 इन किरणों को परावर्तित करके A डैश B डैश प्रतिबिंब बनाता है, और ये जो प्रतिबिंब है, नेत्रिका जो आपको दिख रही थी उसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका इसका बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है, जो कि हमें आंखों से होकर स्पष्ट दिखाई देता है। तो मैंने भी तो डायग्राम में यही थ्योरी आपको बताई थी, क्या मैंने कोई अलग से थ्योरी बताई बच्चों? आप बोलोगे सर आपने भी बिल्कुल सेम थ्योरी बताई है। माना कि M1 कोई बड़े आकार का अवतल दर्पण है, इसके सामने कोई दूर स्थित वस्तु हमारी AB रखी हुई है। AB से चलने वाली प्रकाश किरणें इस अवतल दर्पण से टकराकर 45 डिग्री कोण पर रखे हुए समतल दर्पण से टकराती हैं, और ये इस पर टकराकर, समतल दर्पण M2 पर टकराकर ये एक प्रतिबिंब बनाती हैं A डैश B डैश। ये दोनों किरणें क्या करती हैं, एक प्रतिबिंब A डैश B डैश बनाती हैं, और ये जो प्रतिबिंब A डैश B डैश आपको दिख रहा है, इस आईपीस के लिए काम करेगा, इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। किसका काम करेगा बच्चों? इस नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब A डैश B डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, और ये नेत्रिका इसका बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है, जो कि हमें आंखों से होकर स्पष्ट दिखाई देता है। बताइए थ्योरी बना लोगे सभी बच्चे? अगर हम थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी हमारी यहां पर लिखी हुई है। इस थ्योरी से आप डायग्राम, ये डायग्राम है, इसी से पूरा का पूरा थ्योरी बना सकते हो। डायग्राम देखो एक बार, डायग्राम से ही आप पूरी की पूरी थ्योरी यूं ही बना लोगे, क्योंकि डायग्राम से ही हमने पूरी थ्योरी बनाई। अगर मैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालूंगा, अगर मैं इसकी आवर्धन क्षमता निकालूंगा भाई, तो आपको वही फॉर्मूला लगा देना है, M बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण
बट्टे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और इसके लिए यार डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस FO अपॉन FE। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वहां पर हम लोग आपको निकाल के बताए थे, बट यहां पर नहीं। FO आपका क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। FO आपका क्या है बच्चों? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। वहां पर क्या होता था? अभिदृश्यक लेंस, या फिर आप कह सकते हो अवतल दर्पण। FO को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कह लो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। FE क्या है बच्चों आपका? FE क्या है? नेत्रिका की फोकस दूरी। FE क्या है बच्चों आपका? नेत्रिका की फोकस दूरी। तो देखो डायग्राम से हमने, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है और ज्यादातर बच्चों को ये यूं ही समझ आ जाता है। हाँ, दिक्कत होता है बच्चों आपको खगोलीय दूरदर्शी में, उसमें थोड़ा सा डायग्राम भी हमारा अटपटा चटपटा होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बताइए तैयार कर लोगे? डेरिवेशन देखा जाए तो इतना ही बच्चा, आपका डेरिवेशन हमारा यहीं पे खत्म है। यदि अंतिम पद अनंत पर बनता है तो m बराबर माइनस FO अपन FE। देखिए आप इसमें क्या करोगे, हाइगेन्स के, देखो मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझ लिया तो हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, भाई ये दो डेरिवेशन आप लोग और सीखने वाले हो जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये तीन डेरिवेशन बच्चा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90+ चाहिए ना, तो भाई आज वाला ये जो डेरिवेशन मैं आपको बढ़ाने वाला हूं, इसको भाई कानों को खोल लो और दिमाग को है ना पूरा सेंटर कर लो अपने फोन की स्क्रीन पर, तभी ये अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो है क्या बच्चा, थोड़ा सा दे, ये सारी चीज आपको धीरे धीरे करके समझ में आएंगी, टेंशन मत लो। मैं इस डायग्राम को एकदम ऐसे रफली बना दे रहा हूं, फिर आपको पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। ये हमारा है एक गोलीय तरंगाग्र AB, ठीक है, A और B। अब आगे जो आप देख पा रहे हो, ये तरंगाग्र की नई स्थिति है A डैश B डैश। ये क्या है? तरंगाग्र की नई स्थिति A डैश B डैश। और जो वैज्ञानिक हाइगेन्स ने हैं, उन्होंने इस पीछे वाली स्थिति को एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया, मतलब स्वीकार नहीं किया। A डबल डैश B डबल डैश को उन्होंने माना ही नहीं कि ऐसी स्थिति भी बनेगी। उसके बाद क्या है, हम इन बिंदुओं को, ये माध्यम के कण हैं 1 2 3 4 5, इनको केंद्र मानकर हम गोलीय चाप खींचते हैं, ये या गोले खींचते हैं। VT त्रिज्या के गोले हैं, ये हम आपको बताएंगे कैसे गोले बनेंगे बच्चा, ये टेंशन मत लीजिए आप लोग। ये सभी में आप लोग 4-5 गोले दिखा दीजिए ऐसे करके, ये माध्यम के कण हैं, ये गोलीय चाप बना लेंगे। 1 2 3 4 5। यहां पर हमारा एक बिंदुवत तरंग स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, जिससे सभी दिशाओं में तरंगें निकल रही हैं। ये हमारा क्या है? S, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। अब शुरुआत में हमारा गोलीय तरंगाग्र कुछ इस टाइप से होगा, गोलीय तरंगाग्र है, और यही गोलीय तरंगाग्र बहुत दूरी पर जाकर, लगभग अनंत पर जाकर ये हो जाएगा समतल। तो हम इसको दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सेम चीजें, बस वहां पर हमने गोलीय बना लिया है, यहां पर हमारा समतल बनेगा। बस इतना सा अंतर बच्चों आप सभी को डायग्राम में करना है। तो हमारा AB क्या है? एक समतल तरंगाग्र है। A डैश B डैश ये तरंगाग्र की नई स्थिति है, और A डबल डैश B डबल डैश आप बना तो रहे हो, बट वैज्ञानिक हाइगेन्स ने इसको स्वीकार नहीं किया है भाई। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहां पर A डबल डैश B डबल डैश, इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और यहां पर हम लोग गोलीय चाप खींच लेंगे, ये आप गोलीय चाप खींच लोगे, ऐसे करके आप लोग गोलीय चाप बना लीजिए भाई। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए सभी बच्चे। ये माध्यम के कण हैं जिनके गोलीय चाप हम लोग खींच रहे हैं, VT त्रिज्या के गोलीय चाप होते हैं। 1 2 3 4 5। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या है भाई, इन्होंने कौन सी इन्होंने तो थ्योरी, भाई ये तो गलत ही लिख दी उन्होंने, इसको आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, इन्होंने किसका किस में लिख दिया है भाई। ठीक है, चलिए और 1 मिनट रुकिए। तरंगाग्र यदि किससे आगे बढ़ती है, जिससे नई तरंग निकलती है, तरंगों द्वितीय तरंगा कहते हैं। यहाँ पर एक पहला पॉइंट ये लिखना भूल गए, तरंगाग्र पर स्थित, ठीक है, माध्यम में ऐसा पृष्ठ, यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर
देखो, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इसको टेंशन मत लो। ये पहला पॉइंट गलती लिख चुके हैं, ये उन्होंने पूरा का पूरा उसका लिख दिया है। तो माध्यम ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। प्रारंभ में तरंगाग्र, या फिर ये लिख लीजिए, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो प्रारंभ में तरंगाग्र गोलीय होगा तथा अनंत पर जाकर या बहुत दूरी पर जाकर अनंत पर जाकर तरंगाग्र समतल हो जाएगा। ये थ्योरी बच्चा लिख लेना, सॉरी फॉर मिस्टेक, मैं टाइपिस्ट को बोल दूंगा, समतल हो जाएगा। समझिए इसको, क्या है कहने का मतलब क्या है मेरा। देखो, माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहलाता है। अगर तरंग स्रोत आपका बिंदुवत है तो प्रारंभ में तरंगाग्र आपका गोलीय होगा तथा बहुत अधिक दूरी या अनंत पर जाकर आपका जो तरंगाग्र है बच्चों वो समतल हो जाएगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपको जो ए बी दिख रहा है ना, ए बी कंडीशन दिख रही है, ये तरंगाग्र की स्थिति है। ये क्या है? तरंगाग्र की स्थिति है। ये हमारे गोलीय तरंगाग्र है और इस गोलीय तरंगाग्र पर आप माध्यम के कण देख रहे हो, 1 2 3 4 5। ये सभी के सभी माध्यम कण कंपन की समान कला में होते हैं। ये नहीं कि कण, ये जो कण है ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये आगे पीछे अप डाउन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी माध्यम के कण हैं वो सभी के सभी कंपन की समान कला में हैं। अगर तरंग स्रोत आप देख रहे हो यहां पर बिंदुवत है तो प्रारंभ में तरंगाग्र आप लोग देख सकते हो, ए बी तरंगाग्र आपको कैसा दिख रहा है? आप बोलोगे सर गोलीय दिख रहा है। और यही तरंगाग्र बहुत अधिक दूरी पर जाकर या अनंत पर जाकर आपका कैसा हो गया? कैसा हो गया? समतल हो गया। ए बी आपको कैसा दिख रहा है? समतल दिख रहा है। तो प्रारंभ में तरंगाग्र आपका गोलीय है अगर आपका तरंग स्रोत बिंदुवत है, और बहुत अधिक दूरी पर जाकर लगभग अनंत पर जाकर यही आपका तरंगाग्र बच्चों समतल हो जाएगा। तरंगाग्र क्या होता है कि माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण, जितने भी माध्यम के कण हैं वो सभी के सभी कण अगर कंपन की समान कला में है, कंपन की सेम फेज में है, उनको तरंगाग्र कहते हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी कितने भी माध्यम के कण ले लो, ये सभी के सभी कण जो हैं ये कंपन की समान कला में हैं, एक साथ कंपन करेंगे। ठीक है। और अगर तरंग स्रोत आपका बिंदुवत है तो प्रारंभ में तरंगाग्र आप लोग देख सकते हो गोलीय बन रहा है, और बहुत अधिक दूरी पर जाकर तरंगाग्र जो है बच्चों वो आपका एकदम समतल हो गया, एकदम सीधा सीधा हो गया। तो बहुत अधिक दूरी पर जाकर ये जो तरंगाग्र है बच्चों आपका समतल हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने यही लिखा है, ठीक है, जो कि उन्होंने गलत लिख दिया था। माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। यदि तरंग स्रोत आपका बिंदुवत है तो प्रारंभ में तरंगाग्र आपका गोलीय होगा तथा बहुत अधिक दूरी पर जाकर या अनंत पर जाकर तरंगाग्र आपका समतल हो जाएगा। यह बच्चों मैंने पहला पॉइंट दिखाया है। दूसरा पॉइंट है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तो अगर मैं यहां पर माध्यम के कण बताऊं तो आपको 4-5 माध्यम के कण यहां पर दिख रहे होंगे। माध्यम कण 1 2 3 4 5। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, जितने भी माध्यम के कण हैं ये सभी के सभी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। जैसे यहां पर हमारा S क्या है? एक बिंदुवत तरंग स्रोत है। उसी तरीके से इस तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण होंगे वो सभी के सभी एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं, और इन नए तरंग स्रोतों से भी नई तरंगें निकलती हैं, और इन नई तरंगों को नाम दिया गया है बच्चों सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिकाएं। इन नई तरंगों को क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं।
क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो अगर आप थ्योरी देखोगे ना, तो सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं। और इन नई तरंगों को क्या कहते हैं, इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं, या फिर इंग्लिश में बोलें तो सेकेंडरी वेवलेट्स इनको कहा जाता है। सेकेंडरी वेवलेट्स इनको हम लोग कहते हैं। तो आप लोग जो देख रहे हो ना भाई, ये तो तरंगाग्र पर ये पहला कण हो गया, यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है, यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा। तो ये सभी माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और इन नए तरंग स्रोतों से भी भाई नई तरंगें निकलेंगी। और ये जो नई तरंगें हैं, ये प्राथमिक तरंग जो थी उसी की चाल से चलती हैं। और इन नई तरंगों को हम लोगों ने नाम क्या दिया बच्चा, सेकेंडरी वेवलेट्स, या फिर इनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब एक चीज बताओ, यहां से जो तरंगें निकलेंगी 1 2 3 4 5 इन सभी माध्यम के कण पर पहुंचेंगी। तो ये सभी माध्यम के कण क्या करते हैं, एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं। और इन नए तरंग स्रोतों से भी जो तरंगें निकलेंगी, ये नई तरंगें निकल रही हैं, ये तरंगें निकल रही हैं, इन नई तरंगों को नाम दिया गया द्वितीयक तरंगिकाएं या फिर सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर हम इन आगे बढ़ती हुई, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी क्षण का मतलब टाइम, आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचें, तो ये जो पृष्ठ है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो आगे बढ़ती हुई हमारी ये तरंगें आगे बढ़ रही हैं, यहां से तरंगें आगे बढ़ रही हैं। अगर आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए अगर हम कोई पृष्ठ खींचें, ये वाला पृष्ठ, अगर कोई पृष्ठ खींचें, तो ये जो पृष्ठ है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए हमने एक पृष्ठ खींच दिया है, और ये जो पृष्ठ खींचा है ये तरंगाग्र की नई स्थिति है, अर्थात तरंगाग्र अपनी एक नई स्थिति में आ चुका है, एक नई स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो नई स्थिति आपकी A डैश B डैश। तो हम थ्योरी सारी की सारी डायग्राम से बना रहे हैं, कोई नया हम लोग नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था बच्चा, कि माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको 5-6 पार्टिकल्स दिखाए, 5-6 कण दिखाए, ये सभी के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। अगर ये कंपन की समान कला में है तो इसको तरंगाग्र कहते हैं। अगर तरंग स्रोत आपका बिंदुवत है तो तरंगाग्र हमारा प्रारंभ में गोलीय होगा, और बहुत अधिक दूरी पर जाकर, लगभग अनंत पर जाकर, ये जो तरंगाग्र है बच्चों आपका वो समतल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि तरंगाग्र पर जितने भी माध्यम के कण स्थित हैं वो सभी के सभी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और इन नए तरंग स्रोतों से भी नई तरंगें निकलती हैं, और इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर किसी क्षण आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए कोई पृष्ठ खींचें, तो ये जो पृष्ठ है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। तो तरंगाग्र की नई स्थिति आप डायग्राम में देख सकते हो, A डैश B डैश हमारी तरंगाग्र की नई स्थिति है। तो आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, इनको स्पर्श करते हुए हमने कोई पृष्ठ खींच दिया, तो ये जो पृष्ठ है A डैश B डैश ये तरंगाग्र की नई स्थिति होगी बच्चों। तो आपको ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है ना बच्चा, वो डायग्राम से बनाने हैं। तो ज्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं है, आप 1-2 बार इनको खुद से पढ़ लोगे ना तो आपको ये पॉइंट्स अच्छे से तैयार। हमारा जो S है ये एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगें निकल रही हैं। आप लोग अपना डायग्राम पीछे देख लीजिए, ठीक है। अब माना कि S कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, आप लोग देख लीजिए हमारा S क्या है, एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगें निकल रही हैं। इससे तरंगें निकल रही हैं, भाई देखो कितनी सुंदर सुंदर तरंगें निकल रही हैं यार, ठीक है। इन तरंगों की जो चाल है बच्चों वो क्या है, ये जो तरंगें निकल रही हैं इनकी चाल क्या है बच्चों, V है। ये V चाल से तरंगें निकल रही हैं। माना कि AB जो है वो तरंगाग्र की स्थिति है। आप लोग यहां पर डायग्राम बना लीजिए, मैं एक और बना दे रहा हूं। ये क्या है हमारा AB है जो कि तरंगाग्र की स्थिति है, ठीक है, बना लिया। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। तो यहां पर मैंने कुछ कण दिखाए थे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 माध्यम के कण मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखा रखे हैं। तो प्रत्येक माध्यम कण, जितने भी माध्यम के कण होंगे ये सभी के सभी माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं। इनसे क्या निकलती हैं बच्चा, नई तरंगें। इनसे क्या निकलती हैं बच्चा, नई तरंगें निकलती हैं, ठीक है।
जिन्हें नाम दिया गया द्वितीयक तरंगिकाएं। तो इन कणों से जो तरंगें निकल रही हैं, नई तरंगें निकल रही हैं, उनको हमने क्या बोला? उनको कहते हैं हम द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स उनको कहा जाता है। द्वितीयक तरंगिकाएं उनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा? द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स उनको कहा जाता है। माना कि टी समय पश्चात तरंगाग्र की स्थिति हमको ज्ञात करनी है कि जो तरंगाग्र है वो टी समय बाद कहां पर खड़ा है, कहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, आपसे बोला था ना कि पप्पा बेटा 30 मिनट में तुझे कहीं जाना है, तो आप 30 मिनट में कहां तक पहुंच रहे हैं? आपके पापा कॉल करके पूछते हैं बेटा तू पहुंचा नहीं पहुंचा? तो वही चीज है कि टी समय पश्चात जो तरंगाग्र से नई तरंगें निकल रही हैं, जो न्यू वेवलेट्स निकल रही हैं, वो कहां तक पहुंची। अब हम तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है। इस समय अंतराल में तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, चाहे वो 1 2 3 4 कुछ भी हो, वो प्रत्येक माध्यम कण चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय, v इंटू टी। तो प्रत्येक माध्यम कण हम कह सकते हैं कि vt दूरी तय कर लेगा। जितने भी माध्यम के कण हैं वो प्रत्येक माध्यम कण कितनी दूरी तय करेगा बच्चों? vt दूरी तय करेगा, क्योंकि हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक माध्यम कण 1 2 3 4 5 कुछ भी vt दूरी तय कर लेता है। तरंगाग्र AB पर हम क्या करेंगे? तरंगाग्र AB पर vt त्रिज्या के हम गोलीय चाप खींचते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको केंद्र मानेंगे, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? केंद्र मानेंगे, और इनको केंद्र मानकर अपनी प्रकार में vt त्रिज्या का हमने क्या भरना है? चाप भरना है, और हम इस पर गोलीय चाप खींचते जाएंगे। हम इस पर गोलीय चाप ऐसे करके खींचते जाएंगे। बच्चों आप लोग खींच लेना सही तरह, मेरा डायग्राम का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। गोलीय चाप खींच लिए, खींच लिए। अब आगे बढ़ती हुई इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा हमको खींचनी है, ये वाली एक स्पर्श रेखा हम लोगों को खींचनी है। ये क्या है आपकी? A डैश B डैश स्पर्श रेखा है, वो हमने खींच ली। एक स्पर्श रेखा A डैश B डैश खींच लेते हैं, और ये जो A डैश B डैश आपने स्पर्श रेखा खींची है भाई, यही स्पर्श रेखा तरंगाग्र की नई स्थिति है। अर्थात तरंगाग्र अब कहां पर आ चुका है? A डैश B डैश पर आ चुका है, उसने vt दूरी तय कर ली है। तो तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करती है। और वैज्ञानिक जो हाइगेंस हैं, इन्होंने पीछे वाली जो स्पर्श रेखा थी या एनवेलोप था A डबल डैश B डबल डैश, इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माना ही नहीं कि ऐसा एनवेलोप पीछे की साइड भी बनेगा। क्लियर है? और यही तरंगाग्र अनंत पर जाकर बच्चा आपका समतल हो गया था, जो आपने पीछे देख ही रखा है। तो रटना नहीं है, थ्योरी को समझना है। डायग्राम से थ्योरी बनाइए। माना कि एस हमारा कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगें निकल रही हैं, और इन तरंगों की चाल बच्चों क्या है आपकी? v है। तरंगों की चाल क्या है बच्चों? v। माना कि AB तरंगाग्र की स्थिति है। AB क्या है? तरंगाग्र की हमारी स्थिति है। AB तरंगाग्र की स्थिति है, और तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण, चाहे वो 1 2 3 4 5, आप कोई सा भी माध्यम कण उठा लीजिए, प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें निकलती हैं। तो इन 1 2 3 4 5 6 कितने भी माध्यम के कण हो सकते हैं, ये सभी माध्यम के कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे जिससे नई तरंगें निकलेंगी, जिससे नई तरंगें निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इन नई तरंगों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स इनको कहा जाता है। तो इन माध्यम के कणों से नई तरंगें निकलती हैं, और इन नई तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं या सेकेंडरी वेवलेट्स कहा जाता है। हम क्या करेंगे? हमें टी समय पश्चात तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करनी है कि तरंगाग्र कहां पहुंच चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टी समय अंतराल में जो तरंगाग्र पर माध्यम के कण हैं, प्रत्येक माध्यम कण जो है वो चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, vt दूरी टी समय अंतराल में तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण कितनी दूरी तय कर लेता है? vt दूरी तय कर लेता है। तो अब जो माध्यम के कण थे 1 2 3 4 5, वो vt त्रिज्या के गोलीय चाप हम इन पर खींच लेंगे। सभी पर हम लोग vt त्रिज्या के गोलीय चाप खींच लेते हैं, और आगे बढ़ती हुई स्पर्श रेखा है, हम इस पर एक स्पर्श रेखा डालेंगे A डैश B डैश। तो ये जो A डैश B डैश है बच्चा, ये हमारी तरंगाग्र की नई स्थिति होगी कि तरंगाग्र हमारा अब A डैश B डैश स्थिति में आ चुका है। और वैज्ञानिक हाइगेंस जो हैं, इन्होंने जो पीछे वाला एनवेलप था या पीछे वाली स्पर्श रेखा है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। बताइए बोर्ड में आएगा तो कर पाओगे सभी बच्चे? बताइए बोर्ड में आएगा तो कर पाओगे ना सभी?